नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों। यदि आप 2021, 22, 23 या उसके बाद के लिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी पर उससे संबंधित काफी सारे कोर्सेस आज 18 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। इन बैचेस में आप लोगों को यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा। मेरे साथ साथ आपको इंडिया के दूसरे भी टॉप एजुकेटर्स का वहां पे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। आप लाइव पढ़ सकते हो, अपनी डाउट पूछ सकते हो। कुल मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसके साथ आप जुड़ सकते हो। तो अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हो तो इट इज अ वेरी गुड टाइम टू इनरोल योरसेल्फ इन द प्लस सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन को लेते समय यदि आप अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हो, ये आप लोगों को अपने सब्सक्रिप्शन पे एक 10% का डिस्काउंट भी देगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों पे अनुजगर कोचिंग के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं जो वीडियोस आपके लिए निरंतर बेसिस पे लाता हूं उनसे आपको कितनी मदद मिली। तो आप लोगों से वहां भी जुड़ने का इंतजार रहेगा। अब आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए। नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, और आप सभी का आज की चर्चा के विषय में स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि आपने आज के टाइटल को भी देखा होगा, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन की नीतियों का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट पे प्रभाव। तो आज हम लॉर्ड कर्जन के बारे में ही चर्चा क्यों कर रहे हैं। हाल ही में आपकी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। 9 जनवरी को जीएस पेपर 1 का एग्जाम था और उसी जीएस पेपर 1 में जो भारत के इतिहास का आपका खंड रहता है, इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन रहता है, इस बार वहां से आपसे लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national movement। लॉर्ड कर्जन की नीतियों का आपको वहां पे इवेल्युएशन करना था, समीक्षा करनी थी, और राष्ट्रीय आंदोलन पे उसके दीर्घकालिक क्या इंपैक्ट रहा, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन के बारे में आपको बताना था। अब मित्रों, लॉर्ड कर्जन भारत में से काफी अलोकप्रिय पर्सनैलिटीज में से एक है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन काफी ज्यादा अनपॉपुलर ब्रिटिश पर्सनैलिटी है। मुझे याद है कि एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले दिसंबर में अनअकैडमी पे मैंने एक स्पेशल क्लास कंडक्ट की थी और उस स्पेशल क्लास का टाइटल था 5 ब्रिटिश पर्सनैलिटीज हु आर अनपॉपुलर इन इंडियन हिस्ट्री। ऐसी 5 ब्रिटिश पर्सनैलिटी जो भारत के इतिहास में काफी ज्यादा अलोकप्रिय हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस क्लास के टाइटल को डिसाइड कर रहा था तो ओरिजिनली इस क्लास के टाइटल में अनपॉपुलर के आगे वेरी शब्द का भी मैं प्रयोग कर रहा था। तो इस क्लास का टाइटल था 5 ब्रिटिश पर्सनैलिटीज हु आर वेरी पॉपुलर इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन क्योंकि वहां पे 60 वर्ड्स की लिमिट थी टाइटल को सेट करने के लिए, इसलिए मैं वहां पे वेरी शब्द का प्रयोग नहीं कर पाया था। लेकिन आप ये मान के चलिए कि लॉर्ड कर्जन उन ब्रिटिश पर्सनैलिटीज में से एक था जिस कैटेगरी में हम विंसेंट चर्चिल को रखते हैं, जिस कैटेगरी में हम रॉबर्ट क्लाइव को रखते हैं, जिस कैटेगरी में हम लॉर्ड मैकॉले को रखते हैं, जिस कैटेगरी में हम लॉर्ड डलहौजी को रखते हैं। ये कुछ ऐसी ब्रिटिश पर्सनैलिटी थी जो भारत के इतिहास में काफी ज्यादा अलोकप्रिय रही, क्योंकि इनकी पॉलिसीज का परिणाम, इनकी नीतियों का इंपैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप में पड़ा था। उसी मुद्दे पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मित्रों, ये इतनी ज्यादा अलोकप्रिय पर्सनैलिटी में से एक लॉर्ड कर्जन था। मुझे याद है कि 31 दिसंबर 2019 की बात है, 1 साल पहले की। तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे जगदीप धनकर, तो जगदीप धनकर साहब ने अपने एक ट्वीट वहां पे उन्होंने किया था
जिसके चलते वो काफी विवादों में और सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल 31 दिसंबर की सुबह जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के पूरे वासियों के लिए एक न्यू ईयर के मैसेज को वहां पे लिख रहे थे, और इस न्यू ईयर मैसेज को लिखते समय उन्होंने ट्वीट में लिख दिया, सिटिंग ऑन द आइकॉनिक टेबल फ्रॉम विच लॉर्ड कर्जन साइंड फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो इन्होंने शायद काफी एक्साइटमेंट में रहते रहते लॉर्ड कर्जन ने जिस टेबल पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर किए थे, उस टेबल को इन्होंने आइकॉनिक टेबल बोल दिया। अब क्योंकि बंगाल का विभाजन उस समय भी और इस समय भी अगर आप बात करें तो एक राष्ट्रीय आंदोलन पे तो उसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव रहा, आगे चल के भारत का विभाजन भी हुआ। भारत का विभाजन जो 1905 में जो ईस्ट बंगाल रहता है वही 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बनता है और 1971 में वही बांग्लादेश बनता है। तो ये भारत के विभाजन का भी कारण बना था, इसलिए इस ट्वीट पे उनकी काफी आलोचना हुई थी। और कर्जन जो है वो भारत में एक विलन की तरह भी देखे जाते हैं, ऐसा मैं बोलूं तो उसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। तो मित्रों, ये थोड़ा सा ब्रीफ लॉर्ड कर्जन के बारे में था। अब हमें थोड़ा इस प्रश्न के ऊपर विचार करना है कि लॉर्ड कर्जन की ऐसी कौन सी नीतियां थी जिनका नेशनल मूवमेंट पे, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है। तो देखिए मित्रों, यह क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2020 का ही प्रश्न है, और यहां पे मुझे लगता है कि जब कोई भी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहा होगा तो उसने ये तो लिखा ही होगा कि कर्जन ने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, बंगाल को डिवाइड किया, बंगाल का विभाजन किया, उसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक बेचैनी की भावना को पैदा कर दिया, और बंगाल के लोग इतने ज्यादा इस कदम से, कर्जन के इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को चालू कर दिया था। आपको याद है कि 1905 में 16 अक्टूबर को जब कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन को लागू किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को बोला गया था, तो लोग बागों में इसको लेके काफी ज्यादा रिजेंटमेंट था, लोग बागों में इसको काफी ज्यादा मतलब बेचैनी की तरह देखा गया, और फिर लोग बागों ने कर्जन की इसी नीति का विरोध करने के लिए स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को चालू करा था। और 1905 में जब कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिक्लेयर किया, उसके बाद एक चीज यह हुई थी कि भारत में एक्सट्रीमिज्म का प्रवेश हो चुका था, उग्रवाद का प्रवेश हो चुका था। लेकिन मित्रों, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद होने वाले स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट और उसके बाद आने वाली उग्रवाद की विचारधारा हमें लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन को नहीं दर्शाती है। समझो आप लोग, यहां पे पार्टीशन ऑफ बंगाल या लॉर्ड कर्जन की नीति के इमीडिएट इफेक्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तत्कालिक प्रभाव के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि यहां पे पूछा जा रहा है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस के बारे में। अब देखिए मित्रों, समझने वाली बात यहां पे यह है, और मुझे इस बात का एक प्रकार से विश्वास भी है कि काफी सारे अभ्यर्थियों ने इस बात को मिस भी कर दिया होगा। देखिए मित्रों, पार्टीशन ऑफ बंगाल के या लॉर्ड कर्जन की नीति के भारत में दो इंप्लीकेशंस थे। पहला प्रभाव यह था कि राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति देखी गई, नेशनलिज्म की डायरेक्शन में ग्रोथ देखी गई, और दूसरा प्रभाव इसका यह था कि लॉर्ड कर्जन की नीति के चलते कम्युनलिज्म, सांप्रदायवाद की दिशा में ग्रोथ देखी गई, और इसी सांप्रदायवाद की विचारधारा के चलते भारत का अंतोगत्वा विभाजन भी हुआ। अल्टीमेटली इंडिया का 1947 में पार्टीशन भी हुआ। देखिए मित्रों, 1905 में बंगाल का विभाजन होना सांप्रदायवाद की राजनीति में एक बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
और एक तरीके से आप नोटिस करोगे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होना, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होना, 1909 में मोरले मिंटो सुधार आना जिसने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक चुनाव की बात करी, हिंदू मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी, और अल्टीमेटली 1905 में जो ईस्ट बंगाल बना, 1947 में इसका ईस्ट पाकिस्तान बनना। यह कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि लॉर्ड कर्जन की नीति की प्रतिक्रिया में भारत में राष्ट्रवाद तो आया था ही सही, लेकिन लॉर्ड कर्जन की नीति के चलते भारत में सांप्रदायवाद का भी विकास हुआ था, जिसके चलते भारत का आगे चल के विभाजन भी हुआ। देखिए मित्रों, कुल मिला के ऐसी बात है कि जब हम मान लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप बड़े दिलो तमन्ना से, जी जान से किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तभी आपका कोई रिश्तेदार आके बोल दे कि आपका मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, आप यूपीएससी की परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो अंदर से आग तो आपके लगती होगी, मन में बेचैनी तो होती होगी। और आप यदि तब 4 घंटे पढ़ रहे होगे तो आप अपनी पढ़ाई के घंटों की संख्या को बढ़ा के 6 कर देते होगे। मतलब अपने रिश्तेदारों या अपने पड़ोसियों की बात को सुन के आपके मन में बेचैनी तो होती होगी। उनके द्वारा जो बात कही गई उसकी प्रतिक्रिया में आप क्या करते हो? अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हो। उसी प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा जब भारत के राष्ट्रवाद को तोड़ने का प्रयास किया गया तो भारत के लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश को मतलब एक प्रकार से उसका प्रभाव दिखा दिया। मित्रों, 1857 की क्रांति के बाद मैं आपसे पिछले सत्रों में भी इन बातों को कहता हुआ आ रहा हूं, इस बार भी आप समझिए। देखिए, हमारा लक्ष्य किसी भी क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त करने से तो है ही सही, लेकिन हमारा एम यह भी होना चाहिए कि यह क्वेश्चन अब पूछा जा चुका है, भविष्य में काफी सारे नए क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उनके प्रति आपका अप्रोच कैसा हो यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मित्रों, एक सिंपल सी बात है, 1857 की क्रांति के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे किसी भी छात्र के लिए सबसे बेहतर रणनीति होगी मॉडर्न हिस्ट्री में हर चैप्टर के साथ वो पहला पॉइंट पढ़े कि इस चैप्टर में राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई और सांप्रदायवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई। ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म एंड ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनलिज्म। मित्रों, आप लोग ये देखोगे, किसी भी चैप्टर को आप उठा लो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या है कि यार इस दौर में राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई और इसी दौर में सांप्रदायवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई। वर्ल्ड वॉर 1 नेशनलिज्म की डायरेक्शन में कैसे ग्रोथ हुई और कम्युनलिज्म की डायरेक्शन में कैसे ग्रोथ हुई। 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई और सांप्रदायवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई। क्योंकि यह जो राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति हो रही है, यह आपको 1947 में भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसकी समझ के नजदीक ले जाएगी। तो सांप्रदायवाद की दिशा में जो ग्रोथ हुई वो 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगी। क्योंकि मित्रों, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन का समय एक ही रहा, इसका एक कारण यह भी था कि राष्ट्रीय आंदोलन में नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म साथ साथ चलते रहे। अब 1905 का मित्रों पार्टीशन ऑफ बंगाल के भी दोनों प्रभाव रहे। एक तरफ राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति हुई, हमने स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन को लॉन्च किया, भारत के इतिहास में लॉन्च किए जाने वाले सबसे पहले आंदोलन थे, सबसे पहला मास मूवमेंट भारत के इतिहास में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 20वीं शताब्दी में जो हुआ वो क्या था। 20वीं शताब्दी में जो हुआ वो क्या था कि हमने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को लॉन्च किया, जो पहले मास मूवमेंट थे भारत के इतिहास में। तो ये राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति थी ना।
अरे 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हमने स्वराज्य का नारा दे दिया। तो यह तो राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति थी। और फिर एक फेमस नारा दे दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। आप देखिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कैसे राजनीति बदल रही है। बाल गंगाधर तिलक ने एक और स्टेटमेंट दिया, स्वदेशी हमारा लक्ष्य, यस स्वराज को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य, और बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन इसकी शाखाएं हैं, इसकी ब्रांचेस हैं। मतलब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हमारे लिए स्वराज्य को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो 1905 के बाद कैसे राजनीति बदलने लगी। अभी तक हम ब्रिटिश सरकार से स्वराज की डिमांड नहीं रख रहे थे। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को भारत में बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन 1906 में कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यक्रम को चेंज कर दिया था। अब हमने दो स्वदेशी और बॉयकॉट नाम के आंदोलन को भी लॉन्च किया और उसके साथ साथ स्वराज की भी डिमांड रख दी। ये मित्रों राष्ट्रवाद की दिशा में होने वाली प्रगति को ही तो दर्शाता है। लेकिन एक तरफ जहां भारत में नेशनलिज्म की डायरेक्शन में ग्रोथ हुई, तो दूसरी तरफ ढाका में मुस्लिम लीग का फॉर्म होना, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक विभाजन करना, क्योंकि ब्रिटिश ने अल्टीमेटली भारत का विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया था। क्या ब्रिटिश इसको प्रशासनिक कारणों से करते थे? ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के चलते किया, या ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन राजनीतिक कारणों से किया? उसके बारे में भी मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। लेकिन मित्रों, एक तरफ जब भारत में राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति हुई, तो दूसरी तरफ कम्युनलिज्म की डायरेक्शन में भी ग्रोथ हुई। क्योंकि आप लोग देखते हो कि 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है और 1909 में जो मोर्ले मिंटो सुधार आता है, वो कहीं ना कहीं मित्रों 1905 में होने वाले पार्टीशन का एक्सटेंशन था, उसका विस्तार था। बंगाल के विभाजन से जो ब्रिटिश अचीव करना चाहते थे, वो उन्होंने 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में अचीव भी कर लिया, क्योंकि वो कम्युनल इलेक्टोरेट हिंदू मुस्लिम्स को बांटने के लिए लाते। So it is very critical and very important to understand that after the 1857 revolt, the first thing which should come in our mind, जब भी हम किसी भी टॉपिक का अध्ययन करें, जो पहली बात आए, राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति और सांप्रदायवाद की दिशा में प्रगति को देखते चलें। अब होता क्या मित्रों कि अगर कोई भी अभ्यर्थी इस तरीके से अध्ययन करता ना, मुझे मतलब पहली नजर में आपने यदि या किसी और भी अभ्यर्थी ने, मान लीजिए किसी ने एग्जाम दिया है, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने मतलब अपनी आगे की तैयारी को बेहतर करने के लिए इस साल वो परीक्षा नहीं दे पाए, अगले साल या उसके बाद एग्जाम को देने वाले, उन्होंने क्वेश्चन पेपर को देखा। हो सकता है कई सारे अभ्यर्थी इस बात को मिस कर गए हो कि लॉर्ड कर्जन की नीति का लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन राष्ट्रवाद के रूप में तो था ही सही कि हमने स्वदेशी बॉयकॉट लॉन्च किए, स्वराज्य का नारा दिया, लेकिन एक उसका सांप्रदायवाद में भी तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन था, भारत के विभाजन में भी तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन था। तो हो सकता है कई बच्चे इस वाले पहलू को तो मिस ही कर गए हो कि राष्ट्रवाद के साथ साथ लॉर्ड कर्जन की बंगाल की नीति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायवाद की विचारधारा को और ज्यादा बल प्रदान करके विभाजन को बल प्रदान किया था। तो ये भी तो मित्रों इसमें एक एलिमेंट था, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन, ये लॉर्ड कर्जन की नीति का था। अब कोई अभ्यर्थी यदि चाहता था कि इस बात को वो मिस ना कर जाए अपनी आंसर राइटिंग में, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था। 1857 की क्रांति के बाद के टॉपिक को आप इस प्रकार से यदि देखेंगे, राष्ट्रवादी की दिशा में प्रगति और सांप्रदायवाद की दिशा में प्रगति, तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। आई होप इट इज प्रिटी क्लियर टू यू। मैं आशा करता हूं कि यह आपको क्लियर होगा। खैर मित्रों, इस प्रश्न का आंसर ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी लेना चाहते हैं। अब थोड़ा सा देखो, आप लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि को देखें। हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पे भी बात करेंगे। और देखिए मित्रों, क्योंकि अभी मैंने पिछले कई दिनों में यह डिसाइड किया है कि मैं इस तरह के आपके साथ सेशंस तो लाऊंगा ही, जहां पे मैं पूरे प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन का जो पेपर है उनका एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा। तो सेपरेट वीडियो लाने के पीछे का हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी बात को करना चालू करें तो थोड़ा सा समय की बाउंडेशन के बिना हम उसको करें, क्योंकि यही लॉर्ड कर्जन का टॉपिक अगर मैं पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा होता और 45 मिनट अगर मैं एक एक क्वेश्चन पे देता तो उस वीडियो की लेंथ बहुत हो जाती। तो मैं पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि हम किसी भी टॉपिक को अपना एक निश्चित टाइम दे पाए और उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाए। अब यह पॉइंट देखिए मित्रों, कर्जन के बारे में पूरा समझते हैं। In a letter to the British Secretary of State in 1900, Curzon wrote that Congress is tottering to its fall and my only work in India will be to ensure its peaceful demise. कि कांग्रेस अपने पतन की ओर पहले ही आगे बढ़ रही है और मेरा भारत में जाके एक काम होगा कि मैं उसकी शांति प्रिय मृत्यु को सुनिश्चित कर पाऊं। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बना। 1900 में उसने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था कि भारत में जाके उसका सबसे प्रमुख काम कांग्रेस को तोड़ना है। और मित्रों 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1907 में जो सूरत का स्प्लिट हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दो भागों में तोड़ ही देता है। यह बात ये दर्शाती है कि 1900 में लॉर्ड कर्जन ने जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने स्टेटमेंट में 1907 में सफल भी हुआ, क्योंकि उसने कांग्रेस को तोड़ा। अब इस स्टेटमेंट के थोड़े से बैकग्राउंड को समझते हैं, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्यों कहा। देखिए मित्रों, अगर हम 1900s की बात को पढ़ेंगे तो 1900 के आसपास आते आते एक तो आप लोग देखोगे इथोपिया ने इटली को हरा दिया था। कांग्रेस की स्थापना हुए अभी 15 वर्ष ऑलरेडी हो चुके थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 15 वर्ष हो चुके थे। और एक बात हम देखेंगे कि ब्रिटिश ऐसा मान के चल रहे थे कि कांग्रेस केवल एक छोटा सा संगठन मात्र बन के रह जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज 18 तारीख को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोगों को भी 18 तारीख को ही प्राप्त होगी। और कल 17 जनवरी को यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर था और उस यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। मैं अभी इस पॉइंट पे आके आपको उस मुद्दे की चर्चा क्यों कर रहा हूं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, क्योंकि मित्रों आज जो मैं बात कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से भी संबंधित है। आप सबसे पहले कांग्रेस की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को पढ़ते हो, उसके बाद आप लोग समझ पाते हो कि भाई चीजें कैसे आगे बढ़ी थी। तो पॉसिबली जो मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो ऑप्शनल का डिस्कस करूंगा, जिसमें हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, कांग्रेस के बारे में ब्रिटिश ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि लॉर्ड डफरिन ने कहा भी था, बन के रह जाएगा। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस जो था मित्रों वो एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरने लगा। इसीलिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस को शांति प्रिय मृत्यु देना ही मेरा एकमात्र काम भारत में जाके होगा। तो यह दर्शाता है कि ब्रिटिश इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहते थे। और देखिए मित्रों, बंगाल के बारे में एक बात समझना जरूरी है कि बंगाल 20th सेंचुरी तक आते आते राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था। बंगाल वाज द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। आप लोग देखेंगे कि कितने सारे सीक्रेट सोसाइटीज बंगाल से कार्य करा करती थी, कितने सारे ऐसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आते थे जो बंगाल से छपा करते थे और जो ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करते थे। और मित्रों, एक प्रकार से आप यदि हिस्ट्री को देखेंगे तो बंगाल ही वह पहला राज्य था जो कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश ने जीता। बंगाल ही वह पहला राज्य था जो ब्रिटिश की सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल था, और बंगाल ही वो पहला राज्य था
जिसने ब्रिटिश के इतने ज्यादा मतलब पार्टीशन को भी सहन किया, तो ब्रिटिश की पॉलिसी का इतना नेगेटिव इंपैक्ट था। तो बंगाल जो था मित्रों, यह बात समझना जरूरी है कि 20th सेंचुरी आते आते बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र बनने लगा था। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक होम सेक्रेटरी थे रिस्ले। 1904 में रिस्ले ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कशन चल रहा था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में। तो टेबल पर चर्चा के दौरान रिस्ले जो होम सेक्रेटरी थे भारत के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और बोला था, बंगाल यूनाइटेड इज पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल क्रिएट सेवरल वेज फॉर अस। और यही एक स्टेटमेंट बंगाल के विभाजन के कारण को समझाता है। बंगाल यूनाइटेड इज पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल क्रिएट सेवरल वेज फॉर अस। कि बंगाल यदि एक है तो ताकत है, और बंगाल को यदि बांट दिया गया तो हमारे लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। तो बंगाल को बांटने के पीछे का ब्रिटिश का मेन उद्देश्य भारत की राष्ट्रवाद की स्पिरिट को तोड़ना था, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र था। तो व्हाट वर, अगर हम विचार करें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे के कारण क्या थे, तो एक तो टू वीकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, टू वीकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को तोड़ना था। और वीकन ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कैसे करना था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करके। और यह बंगाल में ही क्यों किया उन्होंने? क्योंकि बंगाल वाज द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र के रूप में उभर रहा था। और अगर हम रिस्ले के स्टेटमेंट को समझते हैं तो क्लियरली यह समझ में आता है कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था, पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते किया था, क्योंकि उसने खुद बोला, बंगाल यूनाइटेड इज पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल क्रिएट सेवरल वेज। और देखिए मित्रों, एक और मिंटो, जो मोर्ले मिंटो सुधार आते, तो उसमें से जो मिंटो थे, उन्होंने बोला था, फ्रॉम द पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, पुटिंग असाइड द एडमिनिस्ट्रेशन, आई बिलीव द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज इनएविटेबल। कि प्रशासनिक तौर पे बंगाल का विभाजन होना कितना जरूरी है, कितना नहीं है, इस बात को भाड़ में जाने दो। एडमिनिस्ट्रेटिवली बंगाल का विभाजन होना कितना जरूरी है, कितना नहीं है, इस बात को आप जाने दीजिए। लेकिन मेरे जहां तक समझ है, प्रशासनिक तौर पे बंगाल का विभाजन होना जरूरी हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे बंगाल का विभाजन होना ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो आप रिस्ले का स्टेटमेंट? रिस्ले का स्टेटमेंट क्या था? बंगाल यूनाइटेड इज पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल क्रिएट सेवरल वेज फॉर अस। दूसरा स्टेटमेंट मिंटो का, पुटिंग असाइड द एडमिनिस्ट्रेशन बट पॉलिटिकली आई थिंक द पार्टीशन इज इनएविटेबल। लॉर्ड कर्जन का, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड माय ओनली वर्क इन इंडिया इज टू इंश्योर इट्स पीसफुल डिमाइज। ये बातें हमें दर्शाती हैं कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो राजनीतिक कारणों के चलते हुआ था। खैर मित्रों, बंगाल के विभाजन के पीछे की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स की थ्योरी क्या थी, या पॉलिटिकल कोर्स की थ्योरी क्या है, इस मुद्दे पे हम सेपरेट लेक्चर में चर्चा 1.5-2 घंटे की कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमें स्पेसिफिकली इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा लिखने का प्रयास करना है, इसलिए हम इसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हालांकि लॉर्ड कर्जन के कुछ और भी स्टेटमेंट है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, फिर हम फाइनल आंसर की तरफ आएंगे। और देखिए मित्रों, जो भी आंसर है वो भी अभी हमने जो डिस्कशन की है उसमें से ही निकल के आएगा। इसलिए मैंने आपके दिमाग में कई सारे पॉइंट्स दे दिए हैं अभी तक की चर्चा में। अब उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके हमें आंसर को फ्रेम करना है। कुछ कर्जन के और स्टेटमेंट। अब देखिए मित्रों, 1901 में कर्जन ने बोला, as long as we rule India, we are the greatest power in the world. If we lose it, we shall drop straight away to a third rate power. अब मित्रों, इस
अकेले स्टेटमेंट के ऊपर भी बहुत डीप में चर्चा हो सकती है, लेकिन इससे एक मैसेज आपको सीधा सीधा प्राप्त हो रहा है। इंडिया वाज द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। भारत जो था वो ब्रिटिश ताज का एक हीरा था। मित्रों, भारत औद्योगिक क्रांति को स्पॉन्सर कर रहा था, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को स्पॉन्सर कर रहा था। एक बार की बात है जब विंसेंट चर्चिल, 1940s की बात है, भारत की स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा चल रही थी। ब्रिटिश को समझ में आ गया था अब लंबे समय तक भारत को अपने कब्जे में रखना इम्पॉसिबल है, और विंसेंट चर्चिल के सामने बात कही तो भारत मतलब इतना इंपॉर्टेंट ब्रिटिश के लिए टेरिटरी थी कि 1940s में भी विंसेंट चर्चिल ने बोल दिया था, मैं भारत को स्वतंत्रता देने वाला ब्रिटेन का पहला अधिकारी बनना नहीं चाहता। मतलब भारत को कोई स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। उसी प्रकार का स्टेटमेंट है कि हमारे लिए भारत के ऊपर कब्जा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मित्रों, इससे आप समझो, अगर लॉर्ड कर्जन का यह स्टेटमेंट है कि हमें अगर विश्व में ग्रेटेस्ट पावर रहना है तो हमें भारत के ऊपर कब्जा करना जरूरी है, मतलब भारत के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, और कंट्रोल तभी हो पाएगा जब वो राष्ट्रवाद को कमजोर कर सके। और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए उनको डिवाइड एंड रूल करना था, और पार्टीशन उसी का एक्सटेंशन था। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू यू। Curzon was deeply racist and convinced of British civilizing mission in India. In 1901, he described Indians as having extraordinary inferiority in character, honesty and capacity. अब मित्रों, मुझे याद है कि यूपीएससी की 2018 की परीक्षा में भी एक बार एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, An ideology of paternalistic benevolence, occasionally combined with the talk of trusteeship, thinly wielded the realities of the Raj uncompromisingly white and despotic. पैतृकवादी हितैषिता की बात के साथ साथ न्यासिता की विचारधारा ने ब्रिटिश सरकार के चरित्र को कुछ कुछ ढके रखा था, जो कि निहायती श्वेत और निहायती निरंकुश था। सुनने में आपको यह प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, बट इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और वो बात और ये बात दरअसल मित्रों एक ही है। अब ब्रिटिश इस बात को क्लेम करा करते थे कि हम भारत में एक सिविलाइजिंग मिशन पे हैं। आपने एक शब्द अभी सुना होगा जब मैं 2018 के प्रश्न पत्र के क्वेश्चन की चर्चा कर रहा था, पैटर्नलिस्टिक बेनेवोलेंस। पैटर्नलिस्टिक बेनेवोलेंस का मतलब होता है पैतृकवादी हितैषिता। मतलब जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के लिए हित चाहता है, उसी प्रकार से ब्रिटिश भी भारत के हित को चाहते थे। तो यहां पे आप देख लो, सिविलाइजिंग मिशन का आपको वहां पे वो मिल गया। अब मित्रों, हम इस प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी का इंडियन नेशनल मूवमेंट पे दो प्रभाव रहेंगे लॉन्ग टर्म। एक तो नेशनलिज्म वाले पार्ट पे आप लिख सकते हो, और एक पार्टीशन वाले पार्ट पे आप लिख सकते हो, या कम्युनलिज्म वाले पार्ट से आप लिख सकते हो। अब इन दोनों को कैसे लिखोगे मित्रों? तो बंगाल के विभाजन का, पार्टीशन ऑफ बंगाल का, मैं आपको एक माइंड मैप बना देता हूं। पार्टीशन ऑफ बंगाल का यह प्रभाव रहा कि भारत में मास मूवमेंट की राजनीति की शुरू हुई। मास मूवमेंट की राजनीति की शुरुआत होती है। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन बताना है ना आपको। अब आप लोग मित्रों देखो, अभी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक आधार की बहुत बड़ी कमी थी। अभी तक इंडियन नेशनल मूवमेंट का सोशल बेस बहुत बड़ा कमजोर था। अभी तक मित्रों जो भी बात होती वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता करते थे, लेकिन अभी तक जनता आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। भारत के इतिहास में मास मूवमेंट की शुरुआत स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट से जोड़ के देखी जाती है। हालांकि अब देखो मित्रों, कभी कभी क्या होता है, मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझो, इतिहास में आपकी ये बहुत काम आएगी। कभी कभी क्या होता है, ये बात बड़ी फैक्ट है कि जब भी हम किसी बड़ी लाइन के आगे छोटी लाइन को बनाते हैं तो इस छोटी लाइन का महत्व कम हो जाता है। लेकिन जब हम इस छोटी लाइन को
बड़ी लाइन से कंपेयर नहीं करेंगे, इसको स्वतंत्र रूप से इसका आकलन करेंगे, तो इस छोटी लाइन का भी महत्व हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर बिगनिंग ऑफ द मास मूवमेंट हुई, लेकिन भारत में जन आंदोलन की शुरुआत तो महात्मा गांधी के आने के बाद हुई थी ना। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सर मास मूवमेंट की राजनीति की शुरुआत करने का क्रेडिट तो महात्मा गांधी को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दिया जाना चाहिए। और एक तरीके से यह बात इसलिए भी सच है क्योंकि पार्टीशन और बंगाल के बाद जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चालू हुए वो केवल अर्बन मासेस तक ही लिमिटेड थे, उसमें केवल शहरी ही जनता शामिल हो पाई थी। अभी तक गांव तक और बड़े लेवल तक किसानों तक ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पहुंचा था। तो एक हिसाब से आपका कहना सही होगा कि सर मास मूवमेंट की राजनीति की शुरुआत तो गांधी के युग में हुई थी 1915 के बाद, क्योंकि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट केवल अर्बन मासेस को ही अटैक कर पाएगा। लेकिन मित्रों, आप लोग इस छोटी लाइन का स्वतंत्र आकलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसको बड़ी रेखा से ही तुलना क्यों करके देख रहे हो? अरे क्या अर्बन मासेस यदि बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट में शामिल हुए तो इसको बढ़ते हुए कदम के रूप में नहीं देखना चाहिए क्या? मानते हैं कि अभी हमने स्वतंत्रता अचीव नहीं की, लेकिन इसको बढ़ते हुए कदम के रूप में तो देखना चाहिए ना। समझ में आ रहा होगा आपको? तो मित्रों, कभी कभी हमें स्वतंत्र रूप में भी चीजों का आकलन करना चाहिए ना, क्योंकि हमें यहां पे मित्रों लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन में राष्ट्रवाद को दर्शाना है, और राष्ट्रवाद को दर्शाने के लिए हम बताएंगे कि भाई मास मूवमेंट की शुरुआत। अब आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि स्वदेशी और बंगाल के विभाजन के बाद शुरू होने वाले स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट से भारत में जन आंदोलन की राजनीति की शुरुआत हुई, और जन आंदोलन की राजनीति की शुरुआत हुई। हालांकि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का सामाजिक आधार केवल शहरी जनता को ही अपनी ओर आकर्षित कर चुका था, कर पाया था, लेकिन इसको भी भारतीय राजनीति में एक बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार से आप लिख दें। तो मास मूवमेंट की डायरेक्शन में शुरुआत हुई। पहला पॉइंट तो राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति का कदम यह था। दूसरा लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या पड़ा कि भाई हमने अपने नेशनल मूवमेंट के थीम को ही बदल दिया, लक्ष्य को ही बदल दिया मित्रों। और यह लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन था, क्योंकि अभी तक हमारा, देखो मित्रों, मैं आपसे एक लाइन में बोलता हूं कि जो उदारवादी नेता थे 1905 से पहले, वो ब्रिटिश सरकार के अंदर सुधार चाहते थे, ब्रिटिश सरकार को बाहर भगाना नहीं चाहते थे। 1905 में स्वराज का नारा देके हमने मतलब एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के बहिष्कार की भी बात कर दी। तो स्वराज का नारा दे दिया, ये लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन था। तो ये अगर आप लिख दोगे तो इसमें आपका काम हो जाएगा। और दूसरा, यदि आप लोग इसके साथ साथ मित्रों कम्युनलिज्म वाले पार्ट पे भी लिखना चाहते हो कि बंगाल के विभाजन के एक दूसरा प्रभाव यह भी रहा, आप इस प्रकार से पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि यदि लॉर्ड कर्जन की नीति बंगाल के विभाजन का एक और परिणाम देखा जाए तो इसका एक और परिणाम था सांप्रदायवाद की दिशा में प्रगति, ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिज्म। एक प्रकार से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होना, 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव लाना, अंतोगत्वा 1947 के भारत के विभाजन का एक कारण बनते। अब मित्रों देखो, यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने वर्ड्स का है, 150 का है, 200 का है, 250 का है। ओके, अगर 150 वर्ड्स का होता तो आप ऐसे लिख देते कि लॉर्ड कर्जन की बंगाल की विभाजन की नीति का एक प्रभाव भारत में सांप्रदायवाद के उदय के रूप में भी बढ़ा, यह सांप्रदायवाद की दिशा में प्रगति के रूप में भी हुआ। जहां 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1909 में सांप्रदायिक चुनाव आए, जिसके चलते अंतोगत्वा 1947 में भारत का विभाजन। एक तरीका यह है कि आपने डिटेल में नहीं बताया भाई सांप्रदायवाद की दिशा में प्रगति कैसे हुई। अगर 150 वर्ड्स का हो तो ये लिख देते, और अगर थोड़ा ज्यादा लिखना होता तो डिटेल में लिख देते। खैर, आप लोग ज्यादा बल यदि राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पे दोगे तो ठीक होगा, और अगर सांप्रदायवाद वाले पॉइंट के बारे में आप 5-6 लाइनें लिख दोगे तो भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। इसी को अगर आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, सांप्रदायवाद को आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना होता, तो फिर आप क्या कर देते?
एक तरीके से यदि देखा जाए तो 1905 में बंगाल का विभाजन होना, बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर होना, जहां पे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को क्रमशः मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। उसी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसी के एक कदम या उसी के विस्तार के रूप में 1909 के सांप्रदायिक चुनाव मोल्ले मिंटो सुधार को भी देखना चाहिए, जहां ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या एक प्रकार से फूट डालो शासन की नीति के तहत भारत में सांप्रदायिक चुनाव लाके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के राष्ट्रवाद को तोड़ने का प्रयास किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ और ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बना। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे आपको क्या बोला जा रहा है। तो मित्रों, एक बात आप मान के चले, आप लोगों को मैं आज, देखो, हमको हर लेक्चर के बाद ये भी कोशिश करनी है कि हम थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो एक बात आप वो समझ लीजिए, 1857 की क्रांति के बाद हर चैप्टर को कवर करने के बाद इस मुद्दे पे विचार करना है कि सांप्रदायवाद की दिशा में कैसे ग्रोथ हो रही है और राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे ग्रोथ हो रही है। और दूसरा, थोड़ा ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जिनका भारत के इतिहास पे बड़ा नेगेटिव प्रभाव रहा, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और मित्रों, आप लोग देख सकते हो, ये सेशन मैंने 8 तारीख को लिया था, जहां कर्जन की नीति के बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी और 1 महीने बाद ये प्रश्न आया। और इसी प्रकार से लॉर्ड डलहौजी के ऊपर भी आ सकते हैं, चर्चिल के ऊपर भी, मैकॉले, क्लाइव, किसी के ऊपर भी आ सकता है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रीड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी करो। एक और बात, आप इस प्रकार की मित्रों क्लासेस में अनअकैडमी पे रेगुलर लेता रहता हूं। यूट्यूब पे तो अब मैं अपनी वीडियोस की संख्या को बढ़ा ही रहा हूं। अनअकैडमी पे भी मेरी 10 से भी ज्यादा फ्री क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मोर देन 10 क्लासेस वी विल बी कंडक्टिंग ईच एंड एवरी मंथ, विच विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्या आपने अभी तक इस एमसीक्यू बैटल सीरीज से आप लोग जुड़ चुके हो या नहीं, ये आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। इंडियन पॉलिटी के ऊपर ही होने वाली एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको कहां से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से। तो आप इस एमसीक्यू सीरीज जो कि 21 जनवरी से 8:30 बजे, जो कि पूरी तरीके से फ्री है, जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों को इस एमसीक्यू बैटल सीरीज का लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोग अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके इन फ्री क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हो। अगले क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।